Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Usaid Rehan and you are watching Study with Usaid. लास्ट टाइम हमने देखा कि लिंक रिएक्शंस क्या होते हैं और लिंक रिएक्शंस कैसे जोड़ते हैं साइटोप्लाज्म वाले रिएक्शंस को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के रिएक्शंस के साथ। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि जब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया एक पायरुवेट से, तो उससे आगे क्या होगा मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या इसमें रोल प्ले करेगा। तो बच्चों, आज का जो तीसरा फेज है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, विच वाज डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब्स एंड सर हैंस क्रेब्स वाज अ बायोकेमिस्ट। सर हैंस क्रेब्स ने इसको डिस्कवर किया और इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब जी वो दो नाम क्यों हैं? वो दो नाम इसलिए हैं कि जो इस साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ना, वो होगा सिट्रेट या सिट्रिक एसिड, जो कि एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसलिए पहले स्टेबल प्रोडक्ट की बेसिस पे, इस साइकिल के पहले स्टेबल प्रोडक्ट की बेसिस पे हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, तो ये होता कहां है? कल हमने पढ़ा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता किधर है? वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके, और ये रिएक्शन होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्रिस्टे भी कहते हैं। इधर अगर आप देखें, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये है जी मैट्रिक्स। इसके अंदर जो है डीएनए भी पाया जाएगा और राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। तो ये रिएक्शन इधर होगा मैट्रिक्स के अंदर। इस रिएक्शन में होगा क्या? अच्छा, तो ये हमारे पास कल दो एसिटाइल कोएंजाइम ए थे, उसमें से एक दफा एंटर होगा तो एक साइकिल चलेगा, क्रेब्स साइकिल, यानी कि दो क्रेब्स साइकिल चलेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए, या एक पायरुवेट के लिए एक क्रेब्स साइकिल चलेगा। अच्छा जी, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एंटर होगा इस साइकिल के अंदर, तो वो एक 4 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं, उसके साथ कंबाइन करेगा। जब ये बच्चों उसके साथ कंबाइन करता है ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था हमारे पास कल, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड था। ठीक हो गया। 2 कार्बन वाला जब 4 कार्बन के साथ मिलेगा, वो एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसका नाम है सिट्रेट, जो कि एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसकी बेसिस पे हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। अच्छा, जब ये मिलेंगे तो इस रिएक्शन में ये जो कोएंजाइम ए था ना, जो पायरुवेट के साथ अटैच हुआ था, फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन, वो अब ना इधर से चला जाएगा, निकल जाएगा साइकिल के अंदर से, यानी कि इसके साथ से डिटैचमेंट हो जाएगी, उतर जाएगा इसके साथ से, और सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट 6 कार्बन है। सिट्रेट से जब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, इधर एक बात याद रखनी है कि वाटर का मॉलिक्यूल इधर भी ऐड हो रहा है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल भी एक तो ऐड होगा और कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा इसके अंदर से और सिट्रेट बनेगा। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था, ये यहां से निकल रहा है बाहर की जानी, यानी कि सिट्रेट से जब वाटर रिमूव कर दिया तो हमारे पास बना एकोनिटेट। फेडरल की बुक कहती है नहीं जी, सिस एकोनिटेट बना, मगर हमने एक आसानी के लिए इसको एकोनिटेट लिख दिया। एकोनिटेट भी सिर्फ वाटर रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन हुई है स्टेप में, ये बात याद रखनी है, और एकोनिटेट बन गया, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब जो वाटर का मॉलिक्यूल निकला था वो दोबारा ऐड हो गया एकोनिटेट के अंदर। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल दोबारा ऐड हुआ, तो इस मर्तबा हमारे पास सिट्रेट नहीं बना, बल्कि हमारे पास सिट्रेट का आइसोमर बन गया, जिसका नाम है आइसोसिट्रेट। Isocitrate and citrate, these both are isomers of each other and they are both 6 carbon compounds. So एकोनिटेट की जब हाइड्रेशन हुई, उसमें वाटर ऐड हुआ, हमारे पास आइसोसिट्रेट बन गया। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन था। बच्चों, अगला स्टेप बड़ा कंप्लेक्स सा है। क्या होगा उसमें? उसमें होता ये है कि आइसोसिट्रेट के अंदर से जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप का मतलब है ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, इसमें से CO2 रिमूव हो जाएगा, CO2 निकल गया, आइसोसिट्रेट के अंदर से CO2 निकल गया। एक बात याद रखनी है
जहां पे भी CO2 निकलेगा या आसान लफ्जों में डीकार्बोक्सिलेशन होगी, वहां पे रिडक्शन लाजमी है, वहां पे रिडक्शन लाजमी होगी, यानी कि वहां पे NaDH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। मगर ये नहीं मैं कह रहा कि अगर NaDH प्लस H पॉजिटिव बनेगा तो CO2 ही रिमूव होगा, नहीं, जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन पहले होगी वहां पे रिडक्शन होगी। ये नहीं कि जहां पे रिडक्शन हुई वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होनी है, नहीं। सुने मेरी बात ध्यान से, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन हुई इस वजह से NaD पॉजिटिव आया और उसने इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर किए, H पॉजिटिव को कैप्चर किया और वो NaDH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आइसोसेचुरेट की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। NaD पॉजिटिव की क्या हुई? रिडक्शन। इसको हम कह सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, एक कार्बन निकल गया तो यानी कि पीछे हमारे पास 5 कार्बन बचे और रिडक्शन के NaD पॉजिटिव के रिडक्शन के बाद जो हमारे पास बचा वो था अल्फा कीटोग्लूटारेट। क्या? अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा बच्चों, इधर क्या होगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर से दोबारा डिकार्बोक्सिलेशन होगी एंड डिकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ NaD पॉजिटिव। डिकार्बोक्सिलेशन हुई, NaD पॉजिटिव रिड्यूस हुआ किसके अंदर? NaDH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। यानी कि अल्फा कीटोग्लूटारेट की क्या हुई? इसकी ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, अब इस स्टेप के अंदर एक मजे की चीज आती है। इस स्टेप के अंदर ना बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और जीटीपी वो देखता जी कि इधर जीडीपी देखता है कि इधर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो जीडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट दोनों मिलके जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर बच्चों, जीटीपी दोबारा जीडीपी के अंदर कन्वर्ट होता है, उससे भी एनर्जी रिलीज होती है, तो एडीपी आ जाता है और एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलके और इससे एनर्जी लेके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि यहां पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रही है। क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक जगह पे एटीपी बनेगा और वो भी किस वजह से? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन की वजह से। क्या हुआ? जीडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट जीटीपी में कन्वर्ट हुए। जब ये टूट के दोबारा इसमें कन्वर्ट हुआ तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट ने लेके एटीपी में कन्वर्ट हो गई। यहां पे एक एटीपी बन गया। अच्छा जी, आगे क्या होगा? इस पूरे प्रोसेस के बाद एक और कार्बन निकल गया तो हमारे पास 4 कार्बन का एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है सक्सीनेट। अच्छा, सक्सीनेट एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब सक्सीनेट फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होता है कैसे? फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है जो कि इधर आएगा, FAD पॉजिटिव इधर आएगा और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FAD पॉजिटिव आया और FADH2 में रिड्यूस हो गया, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिए। ठीक हो गया बच्चों? 2 जब उसने इधर से इलेक्ट्रॉन लिए तो ये रिड्यूस हो गया और ये हो गया ऑक्सीडाइज। यहां पर एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज, जो कि सक्सीनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमारेट के अंदर। यानी कि यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, इसका मतलब है 4 कार्बन कंपाउंड चेंज इनटू अनदर 4 कार्बन कंपाउंड, मगर यहां पर ऑक्सीडेशन हुई है और FAD पॉजिटिव की क्या हुई है? रिडक्शन। इसको कहते हैं FAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, यानी कि FAD की मदद से सक्सीनेट की ऑक्सीडेशन हुई और वो फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो गया। FAD मीडिएटेड ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन? सक्सीनेट की। इसकी होगी रिडक्शन। सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था जिसने इधर मदद की हमारी, कैटालाइज किया इस रिएक्शन को। अच्छा, फ्यूमारेट अब मैलेट में कैसे कन्वर्ट होगा? बच्चों, वाटर दोबारा ऐड होता है इसके अंदर, फ्यूमारेट के अंदर, और वो इसको मैलेट में कन्वर्ट कर देता है और मैलेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। एट लास्ट होता क्या है कि जो मैलेट है ना, ये ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है बाय इट्स ऑक्सीडेशन, ये अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है और तीसरी दफा NaD पॉजिटिव भाईजान आते हैं और वो NaDH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो रिड्यूस हो जाते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों FAD पॉजिटिव जो है ना, उसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख इतनी शदीद नहीं होती, इसलिए एक FADH2 से 2 ATP मिल सकते हैं रेस्पिरेटरी चेन के अंदर। मगर NaD पॉजिटिव जो है ना, उसको इलेक्ट्रॉन की बहुत भूख होती है,
यानी कि इसकी अफिनिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफएडी के मुताबिक में मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। एनएडी जो है ना वो एक तरह का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ही है, यानी कि इसके अंदर अफिनिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को लेने की एज कंपेयर टू एफएडी। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। ऑक्सैलो एसीटेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है और ये अगले यानी कि जो दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा उसके साथ मिलके दोबारा से ये साइकिल चला देगा। यानी कि हमारे पास एक ग्लूकोज अगर हो उसकी ब्रेकडाउन से 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे। कितने क्रेब्स साइकिल चलेंगे? 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगे। अच्छा, तो ये था हमारे पास क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की बच्चों हम ना थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, इसमें हुआ क्या हमारे पास। अच्छा, समरी ये है जी कि डीकार्बोक्सिलेशन कितनी दफा हुई? डीकार्बोक्सिलेशन 2 दफा हुई, एक पायरुवेट के लिए या एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। 2 दफा कहां हुई? पहले तो हुई जी जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटाराइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। दूसरी दफा अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट बना, तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई। अच्छा, मतलब एक पायरुवेट के लिए 2 दफा डीकार्बोक्सिलेशन हुई, तो एक ग्लूकोज के लिए कितनी दफा होगी? एक ग्लूकोज के लिए 4 दफा डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अच्छा, NaDH प्लस H पॉजिटिव एक पायरुवेट के लिए कितने बने? वो बने जी 3। पहला यहां पर, दूसरा बना जी हमारे पास यहां पर, और तीसरा बना जी यहां पर। एक के लिए 3 बने, तो मतलब एक ग्लूकोज के लिए या 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए 6 बनेंगे। FADH2 कितने बने? वो जी एक ही बना एक पायरुवेट के लिए। कहां? सक्सीनेट से फ्यूमारेट की तरफ जब आए उधर FAD पॉजिटिव रिड्यूस हुआ और FADH2 में कन्वर्ट हुआ, तो यानी कि एक पायरुवेट के लिए एक एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए एक FADH2 बना, तो एक ग्लूकोज के लिए 2 बनेंगे, क्योंकि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था वो ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में 2 पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अच्छा, तो बच्चों ये थोड़ी सी समरी थी, और इसका अगर बात की जाए एटीपी की बात करते हैं। इसमें एक एटीपी बनता है एक पायरुवेट के लिए, और एक ग्लूकोज के लिए या 2 पायरुवेट के लिए या 2 एसिटाइल कोएंजाइम के लिए एटीपी 2 बनेंगे। अच्छा, और ये वाला जो एटीपी है ये सबस्ट्रेट डबल फास्फोराइलेशन से बनता है। और सबस्ट्रेट डबल फास्फोराइलेशन किधर हुई थी? सबस्ट्रेट डबल फास्फोराइलेशन हुई थी ग्लाइकोलिसिस के अंदर। वहां पर पे ऑफ फेज के अंदर जो एटीपी बने थे हमारे पास टोटल थे 4 और नेट थे 2। वो जो एटीपी थे वो भी सबस्ट्रेट डबल फास्फोराइलेशन की वजह से मिले थे हमें। बच्चों यहां तक तो हुआ, भागदौड़ जो एक लगी हुई थी एनर्जी लेने की, यहां तक तो काफी हद तक मुकम्मल होगी। मगर अब सेल सोचता है कि भाई साहब मेरे पास तो NaDH2 या NaDH प्लस H पॉजिटिव और FADH2 है, मुझे तो एटीपी चाहिए। एटीपी ऐसा भी मेरी एनर्जी करेंसी है, तो मैं एटीपी कहां से लेके आऊं? भाई साहब एक और रिएक्शन होगा, उसका नाम है रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो क्या करेगा? जितने भी हमारे पास इधर तक हमने ज्यादातर देखा जो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी वो हुई NaDH प्लस H पॉजिटिव के अंदर और FADH2 के अंदर। वो ये काम करेगी रेस्पिरेटरी चेन कि इन 2 मॉलिक्यूल्स को, FADH2 को और NaDH प्लस H पॉजिटिव को, इनकी ऑक्सीडेशन करवाएगी और उसके रिजल्ट में एटीपी बनेंगे। वो कैसे बनेंगे आइए हम देखते हैं। अच्छा, तो हमने यहां तक देखा कि मोस्ट एनर्जी जो हमारे पास आ गई है क्रेब्स साइकिल तक वो ज्यादातर FADH2 और NaDH प्लस H पॉजिटिव की फॉर्म में। ये रिएक्शन कहां टेक प्लेस करते हैं? ये क्रिस्टे के ऊपर होते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, जो कि सराउंड करती है किसको? मैट्रिक्स को। टेक्स प्लेस ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्रिस्टे, क्रिस्टे भी कहते हैं हम उसको। अच्छा बच्चों इधर से देखिए, ये लो एनर्जी लेवल है, ये हाई एनर्जी लेवल है। ठीक हो गया। NAD पॉजिटिव, NaDH की होनी है ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव के अंदर। अब आपने सिर्फ ध्यान से सुनना होता क्या है, जब इसकी ऑक्सीडेशन हुई यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना ये एक सीरीज में नीचे चल पड़ते हैं। इसमें हमारे पास एक कोएंजाइम Q होगा इस रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, और ये रेस्पिरेटरी चेन बाद में मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन ज्यादा करूंगा कि इधर करके हो रही है। ये इधर देखें आप क्रिस्टे के ऊपर, यहां पे एक तरतीब सी लगी हुई है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे वो ही जो हमने जी स्कीम के अंदर पढ़ा
एनर्जी रिलीज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के नीचे मूव करने से। अच्छा, एक कोएंजाइम क्यू होता है हमारे पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, बेसिकली ये इनके अंदर हीम होता है ऑफ रिलेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो ही हीम जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, मगर इनमें जो आयरन की वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है आयरन की वैलेंसी। अच्छा, कोएंजाइम क्यू आ गया। कोएंजाइम क्यू के पास 2 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो इस एनर्जी गैप के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी उससे हमारे पास बनेगा एटीपी। कैसे? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिले और एनर्जी लेके उन्होंने इस 2 इलेक्ट्रॉन जब नीचे गए उसकी एनर्जी लेके उन्होंने एटीपी बना दिया बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस, नॉट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यहां पे कीमियोस्मोसिस के जरिए एटीपी बन रहा है। अच्छा, कोएंजाइम क्यू के साथ क्या हुआ? ये जो FADH2 था ना, ये वाला, ये भाई साहब, ये यहां पे ऑक्सीडाइज होंगे और अपने 2 इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू को दे देंगे। कोएंजाइम क्यू ने एक प्रोटॉन H पॉजिटिव यहां पे रिलीज कर दिया या बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये भी आ गए। अब ये जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास, और साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी की तरफ जब ये जाएंगे, यानी कि साइटोक्रोम बी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। साइटोक्रोम सी क्या होगा? रिड्यूस होगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं और एनर्जी लेवल गिर रहा है। इस एनर्जी लेवल के गिरने से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलेगी और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि दूसरा एटीपी हमारे पास आ गया, किससे? NADH से। पहला एटीपी बना यहां पर जब ये कोएंजाइम क्यू रिड्यूस हुआ, और दूसरा एटीपी उस वक्त बना जब साइटोक्रोम सी रिड्यूस हुआ। अच्छा, तो बच्चों रिडक्शन होती गई, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज हुआ, साइटोक्रोम ए रिड्यूस हुआ, उसके बाद साइटोक्रोम ए ऑक्सीडाइज हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और साइटोक्रोम A3 की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए और साइटोक्रोम A3 रिड्यूस हो गया। लास्ट स्टेप, हमारे पास मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है। मोलेकुलर ऑक्सीजन होती है। ये जो H पॉजिटिव जाई जा रहे हैं ना बच्चों, ये ध्यान से देखना है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारा H पॉजिटिव होता है, यानी कि बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। उनमें से 2H पॉजिटिव या 2 प्रोटॉन हमारे पास आए और उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले लेके जो NADH भाई साहब ने हमें दिए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव ने कैप्चर किए और हाफ मोलेकुलर ऑक्सीजन के साथ मिलके उसने वाटर बना दिया, H2O बना दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर लेवल पे चले गए, इनके पास जो बाकी एनर्जी थी इन्होंने वो भी दे दी, और क्या हुआ? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक और एटीपी बन गया। तो एटीपी कितने बने? ये मैंने ब्लैक से एटीपी बनाए हुए हैं तो आपको ताकि मुश्किल ना हो। एक इधर बना, दूसरा इधर बना, तीसरा इधर बन गया। यानी कि मैं जो आपको बात कही जा रहा था चैप्टर के शुरू में कि एक NADH प्लस H पॉजिटिव से 3 एटीपी बनते हैं, तो बात बच्चों असल में ये थी। इधर मैं दोबारा लिख देता हूं कि एक NADH प्लस H पॉजिटिव से कितने एटीपी बने? 3 एटीपी। और दूसरी बात, एक FADH से कितने बने? एक FADH2 से बने 2 एटीपी। वो कैसे बन गए जी? ये FADH2 ने इधर इलेक्ट्रॉन्स दिए थे तो एक ये बन गया एटीपी और एक वो बन गया एटीपी, 2 एटीपी बने। NADH से पहला, दूसरा और तीसरा, FADH से पहला और दूसरा। अच्छा, तो ये वाटर 2H पॉजिटिव आया, मोलेकुलर ऑक्सीजन से मिला, 2 इलेक्ट्रॉन लेके भाई साहब वाटर में कन्वर्ट हो गए। अब देखना ये है कि यहां पे कीमियोस्मोसिस कैसे हुई। बच्चों, कीमियोस्मोसिस पहले हमने पढ़ी फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिसमें क्या होता था? होता यूं कुछ था कि स्ट्रोमा जो था ना, वो H पॉजिटिव जो उसके स्ट्रोमा के थे ना, वो कहते थे कि हमें थायलाकोइड ल्यूमेन के अंदर पंप करो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जाती थी उन H पॉजिटिव को स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा से वो पंप हो गए थायलाकोइड ल्यूमेन के अंदर। थायलाकोइड ल्यूमेन के अंदर एक एटीपी सिंथेज एंजाइम था, जिसमें से जब वो गुजरते थे वापस आने के लिए किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर, तो उसमें से गुजरते थे तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती थी प्रोटॉन ग्रेडियंट से, तो एटीपी बन जाता था। अब इसमें बताता हूं मैं आपको क्या होता है। ये बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे। क्रिस्टे पे क्या होता है? क्रिस्टे के अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं
इनको हम कहते हैं जी FOF1 पार्टिकल्स, FOF1 पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये जो F1 और FO और F1 टाइप पार्टिकल्स है ना, एटीपी सिंथेज भी कह सकते हैं, ये काम सिर्फ उस वक्त करते हैं जब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, एक प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट होगा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, ये कैसे क्रिएट होगा। तो बच्चों गौर से देखना है, इधर भी एक कहानी ऐसी है जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ी। एच पॉजिटिव ज्यादातर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इधर हो रही है रेस्पिरेटरी चेंज, ये मैंने मेम्ब्रेन बड़ी करके बनाई है और उसमें ये FO और F1 पार्टिकल्स हैं। अच्छा, तो जब ये रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल आप यही जो चेन है ना पूरी, ये इधर अज्यूम कर लें, जब जैसे जैसे ये इधर नीचे आते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है जब ये नीचे आ रहा है, ये एनर्जी मिल रही है एच पॉजिटिव को, प्रोटॉन को। प्रोटॉन ये एनर्जी लेके कहता है कि मैं ना किसी तरह बाहर चला जाता हूं, किधर, आउटर कंपार्टमेंट के अंदर मैं चला जाता हूं, ताकि मैं देख सकूं कि आउटर कंपार्टमेंट में है क्या। बच्चों वो एनर्जी लेगा रेस्पिरेटरी चेन से, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो जो एनर्जी रिलीज कर रहे थे, एच पॉजिटिव जो मैट्रिक्स के अंदर था उसने एनर्जी ली और वो चला गया आउटर कंपार्टमेंट के अंदर। भाई साहब आउटर कंपार्टमेंट में चले गए, अब उन्होंने कहा कि यार इधर तो कुछ है ही नहीं, क्यों ना वापस जाया जाए। वापस जाने का सिर्फ एक रास्ता था, ये FOF1 पार्टिकल के अंदर से गुजरें और अपनी एनर्जी एटीपी सिंथेज एंजाइम को दे दें, एटीपी सिंथेज एंजाइम को दे दें। और एटीपी सिंथेज एंजाइम सिर्फ उस वक्त काम करता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाओ। तो जी ये जो एच पॉजिटिव थे ना, ये पहले जब आउटर कंपार्टमेंट में गए, किसकी मदद से, इन्होंने एनर्जी ली और ये आउटर कंपार्टमेंट में चले गए। अब इधर जो है आउटर कंपार्टमेंट के अंदर जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, यानी कि इधर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है और मैट्रिक्स के अंदर अब लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जब आना है तो वो आना है डिफ्यूजन की मदद से। अच्छा, अब ये डिफ्यूज करेंगे थ्रू एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज के अंदर से जब ये एच पॉजिटिव गुजरता है मैट्रिक्स के अंदर आने के लिए, तो वो क्या करता है, इस एच पॉजिटिव की इस ग्रेडियंट की एनर्जी को इस्तेमाल करता है एटीपी सिंथेज और एक एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर। ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट इसको कन्वर्ट कर दिया एटीपी के अंदर, यानी कि वही चीज जो हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ी कीमियोस्मोसिस, वही यहां हुई। प्रोटॉन के ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हुए एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट से एटीपी बनाया गया। अच्छा, तो बच्चों ऐसे ऐसे सारे एच पॉजिटिव जो कि आउटर कंपार्टमेंट के अंदर गए थे मैट्रिक्स से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन की, वो जब दोबारा डिफ्यूजन की मदद से एटीपी सिंथेज से गुजर के अंदर आते हैं तो ऐसे ही और एटीपी बनते जाते हैं। तो यानी कि ये जो एटीपी इधर बन रहे थे ना, ये उस प्रोसेस से बन रहे हैं जो उधर एटीपी सिंथेज करवा रहा है, जिसको हम कीमियोस्मोसिस कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है स्टडी विद उसैद, उस पर आप जाएं और जो भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप इधर कमेंट्स में भी मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये आज का लेक्चर था। अब थोड़ी सी इसकी समरी रह गई और इसके एमसीक्यूज रह गए हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत याबियत अता फरमाए, खैर आफियत दे आपको और इल्म की रोशनी को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।